तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ से हेलोजन पे ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलोजन्स आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजुअल रीजन। ठीक है, तो हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं डाई हेलोजन्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका F2, नेक्स्ट इज Cl2, Br2 एंड I2। ये बच्चों विजिबल रीजन से क्या होते हैं, इनके जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो कलर के पीछे जो रीजन है, इट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डिस्कस भी ऊपर किया है मैंने। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट। अब जो लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो आपकी जो एटम्स हैं, क्लोरीन के, ब्रोमीन के। ठीक है, इनका कन्फिग्रेशन बेटा क्या है, NH2 NP5। ठीक है, तो वन इलेक्ट्रॉन जो आपको अनपेयर्ड दिखता है। ठीक है, अनपेयर्ड आपको NH2 तो आपका फुली फिल्ड होगा। NP5 की बात करते हैं तो NP5 में यहाँ पे जो अगर टोटल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे Px Py Pz तीन आपके ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। Px, ठीक है, ये आपका यहाँ से Py एंड Pz। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये वन इलेक्ट्रॉन्स जो आपको अनपेयर्ड दिख रहा है बैलेंस सेल के अंदर। ठीक है, यही बच्चों क्या करता है, विजुअल रीजन से एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी का। ठीक है, और फिर यहाँ से जो आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल एक्साइटेड। ठीक है बेटा, वो पहुंचेगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक, तो मान के चलो कि सपोज यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका दिख रहा है। जैसे बेटा इसको जैसे इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जैसे इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, विजुअल रीजन से, यहाँ ये क्या होगा, हायर स्टेट के अंदर जंप यहाँ पहुंच चुका है। ये आपका है एक्साइटेड स्टेट और इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और तब वो वहां पे पहुंचा है। पहुंचने के बाद क्या होगा, इसने जिस भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की हम वो बात कर सकते हैं, ठीक है, हम एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों हम वर्ड यूज करते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या यूज करते हैं, वेवलेंथ, बिकॉज वेवलेंथ जो है बेटा वो रिलेट करता है आपके कलर से। ठीक है, वेवलेंथ। तो जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, ठीक है, उसका उसका आपका जो इसका एंटी फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर इसका जो नेक्स्ट फॉर्म होगा जो विजिबल रीजन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच चुका है, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम है, तो वापस से बच्चों स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नीचे आएगा। बताओ, नीचे वाला तो ग्राउंड स्टेट ऑलवेज स्टेबल ना, तो इसका जो हम एंटी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है, जनरली कॉम्प्लीमेंट्री वाला वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, मतलब आप ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था उसको एनर्जी मिली, उसने जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, जब वो वापस एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव करेगा आपका ग्राउंड स्टेट के अंदर, बिकॉज ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड के अंदर ग्राउंड स्टेट ऑलवेज आपका स्टेबल होता है। तो वापस तो वेवलेंथ में जो आपकी जो एनर्जीज है उसको यहाँ से क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा, और जब वो रिलीज करेगा वो विजुअल रीजन में होगी, आपको दिखाई देगा कलर। ठीक है, तो ये है इसके पीछे कलर का रीजन। समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन एक्चुअली बच्चों कौन से रीजन की एनर्जी या वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो फ्लोरीन बच्चों एब्जॉर्ब करता है वायलेट। ठीक है, फ्लोरीन करता है बच्चों एब्जॉर्ब, वायलेट कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जब वो ग्राउंडेड स्टेट से बच्चों मूव करता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इस वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो समझना जरूरी है। तो फ्लोरीन ने बच्चों एब्जॉर्ब किया कौन सा है, वायलेट कलर की एनर्जीज, है ना, वेवलेंथ तो उसने एब्जॉर्ब करी है। और जब वो वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, फिर से स्टेबिलिटी गेन करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो विजिबल रीजन में होगी, तो विजिबल रीजन के वेवलेंथ को फॉलो करेगा। तो वहां पे आपको जो कलर दिखाई देगा वायलेट का बेटा होता है येलो। तो येलो कलर आपको दिखाई देगा, जो फ्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है लाइट येलो। ठीक है, तो लाइट येलो कलर आपको दिखाई देगा। तो उसने क्या किया,
फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसने बेटा वॉयलेट कलर की एनर्जी को उसने क्या किया है, ग्राउंड स्टेट से, यस ये ग्राउंड स्टेट से उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, और पहुंचा है बच्चों यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और ग्राउंड स्टेट ऑलवेज मोर स्टेबल, तो वापस से आना चाहेगा, तो आने के लिए बच्चों जब ये वापस जाएगा तो यहाँ से एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो बेटा एनर्जी आपको आपको पता है विजुअल रीजन में हम लोग देख सकते हैं, राइट, जो भी कलर्स होते हैं। तो विजुअल रीजन में आपको यहाँ पे जो कलर होगा, तो येलो तो इसने येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी थी, वॉयलेट कलर की इसने एब्जॉर्ब करी थी, और दिखाया बच्चों इसने येलो कलर। तो येलो कलर विजुअली यहाँ पे परफेक्ट दिखाई देगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? परफेक्ट, बताओ जरा। यस यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये इसमें एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा आपको एडवांस सेक्शन की तरफ लेके जाऊं, तो आप लोगों ने बेटा का एक थ्योरी होती है जिसमें हम लोग बात करते हो होमो, ठीक है, होमो एंड लूमो, LUMO, होमो एंड लूमो एक कॉन्सेप्ट होता है, होमो एंड लूमो कॉन्सेप्ट। कितने बच्चों को पता है, कभी सुना है होमो एंड लूमो के बारे में? होमो एंड लूमो ट्रांजिशन होता है। अगर एडवांस के अंदर इसका क्वेश्चन आया था कि बच्चों ये जो आपका हेलोजेंस हैं, ये जो कलर शो करते हैं, उसके पीछे जो करेक्ट रीजन है, तो मैंने आपको ये रीजन दिया है कि ग्राउंड स्टेट से गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसने शो किया है। वो बहुत ही बेसिक थ्योरी होती है, बहुत बेसिक थ्योरी है। लेकिन ये थ्योरी बहुत एडवांस है, जिसको बोलते हैं होमो एंड लूमो ट्रांजिशन। होमो एंड लूमो ट्रांजिशन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, और यही रियल कॉन्सेप्ट है को लेके, यही बच्चों रियल कॉन्सेप्ट है कलर को लेके। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी अगर आपको ऑप्शंस मिल जाए कि वो एक्साइटेड स्टेट वाला जो अभी बताया था मैंने आपको, वो भी करेक्ट रीजन है, लेकिन उससे अधिक एडवांस रीजन बच्चों ये है, बिकॉज साइंस में चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नए साइंटिस्ट आते हैं, न्यू डिस्कवरीज होती है, पॉइंट डिस्कवरीज आपकी फोल्ड हो जाती है, फेस हो जाती है, ठीक है। तो होमो एंड लूमो को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं है क्या एक्चुअली में। इतना डेप्थ में आपके में कुछ भी है नहीं, लेकिन होमो लूमो थोड़ा एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो होता क्या है बच्चों, देखो पहले मैं बताऊं होमो का मतलब क्या है ना, उसे आप लिख लेना। होमो का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, होमो HOMO, एच का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके बाद अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बताता हूँ कि होमो और लूमो जो थ्योरी है, ये बच्चों पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स के लिए काम करती है। F2 के लिए वर्क करती है, Br2 के लिए वर्क करती है, ये बेटा क्लोरीन है Cl2 के लिए वर्क करेगी, ये आयोडीन है I2 के लिए वर्क करती है, परफेक्ट। लेकिन जो इसके पहले अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, वो बच्चों सिर्फ एटम्स के लिए, एटम्स को लेकर वर्क करती है, एटम्स को ही डिफाइन करती है, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ही डिस्कशन किया जाता है। लेकिन होमो थ्योरी दोनों के लिए वर्क करती है, मतलब एटम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं उसमें हम, लेकिन जनरली मॉलिक्यूल्स के साथ भी चीजों को डिफाइन करते हैं। तभी यहाँ पे होमो का मतलब आता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स हैं। भाई एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। एमओटी थ्योरी की हम लोग बात करते हैं, तो एमओटी थ्योरी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताना इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, F2Cl2Br2O2 अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। एमओटी थ्योरी के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, बताओ। इन सबका वन, है ना, सिंगल बॉन्ड तो दिखता है, वन आपका यहाँ बिल्कुल सही करेक्ट है, एमोटिग्रेस्ट बिल्कुल सही आंसर है, यस ओम बिल्कुल। तो यहाँ पे होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स को लेकर डिफाइन किया है, एटम को लेकर डिफाइन नहीं किया है। और हाईएस्ट ऑक्युपाइड का मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पेयरिंग के साथ प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे बच्चों, पेयरिंग के साथ प्रेजेंट होने चाहिए। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक्चुअली एमओटी के अंदर भी नहीं है, आपको बता दूं, ये एमओटी के ऊपर भी ऊपर का थोड़ा सेक्शन है, ठीक है, एमओटी के ऊपर की थ्योरी चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट बिकॉज ये पूरे मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहा है, एमओटी एटम्स को लेकर वर्क करता है, राइट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, तो ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपको 2 मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा ये होता है
कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दो ही होंगे, दो से अधिक हो नहीं सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग की बात कर रहा हूं मैं, पेयर तो दो ही मिल सकते हैं कि भाई एक फ्लोरीन एटम है, ब्रोमीन एटम है, क्लोरीन एटम है, हर किसी के पास एक एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे होगा, दो एटम आपस कंबाइन होंगे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो बच्चों बीच में सिग्मा मिलेगा, वहां दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करके आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर, जिनका नाम होता है होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आते हैं बेटा, आप देखो, जैसे मैं इसको सिग्मा बोल सकता हूँ, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर वाले को बेटा हम लोग सिग्मा स्टार बोल सकते हैं या पाई स्टार, बिकॉज इट इज एंटी बॉन्डिंग। एमओटी से ऊपर की थ्योरी है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग काम करता है। तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बच्चों यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं, वो होते हैं लूमो, LUMO। लूमो का मतलब बच्चों होता है, लूमो का मतलब मैं बता रहा हूँ, लोएस्ट, सुनो ध्यान से, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट, एल का मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनिशियली बच्चों क्या होता है कि लोएस्ट अनऑक्युपाइड के पास आपके इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं होते हैं, बिकॉज ये बेटा होता है एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लूमो की एनर्जी अधिक एज कंपेयर टू होमो। तो अब होगा क्या सीन कि भाई एटम इस तरीके से प्रेजेंट, मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन बच्चों जो E इक्वल टू एच न्यू होता है फोटोन की एनर्जी, वो फोटोन की एनर्जी जैसे बच्चों इन होमो को मिली, इन होमो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे एनर्जी मिली, वो एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जंप करेगा यहाँ से यहाँ, समझ लो ध्यान से, जैसे जंप करेगा तो जंप करने पे नीचे की एनर्जी E1 है, ऊपर की एनर्जी E2 है, तो बच्चा यहाँ पे डेल्टा E डेवलप हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को कि डेल्टा E डेवलप हो जाएगा, और डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी के बाद E इक्वल टू एच, अब देख सकते हो एनर्जी फोटोन क्या होता है, इक्वल टू एच इंटू न्यू, हम 1/लैम्डा करके यहाँ पे कि जो डेल्टा E की बात करें वो E2 माइनस E1 डिफाइन होगा, तो वो एनर्जी को आप माइनस करेंगे, भाई ये आपकी लोअर एनर्जी है, हायर एनर्जी है, दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो एनर्जी निकल के आती है डेल्टा E की जो वैल्यू निकल के आती है, वही डेल्टा E की वैल्यू का एक ट्रेंड होता है, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ने, फ्लोरीन ने, क्लोरीन ने, ब्रोमीन ने, आयोडीन ने कौन से कलर को यहाँ पे रिलीज किया है, या कौन सी डेल्टा E जो एनर्जी है फोटोन्स की, वो कौन सी ऑब्जर्व हुई है, उनका डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस के बेस पे हम लोग कलर को डिफाइन करते हैं। तो मैं एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे ओवरलुक दिया है, एक बार आपको समझ में आया होगा कि होमो का मतलब क्या है, लूमो का मतलब क्या है, इसके बेस पे भी हम डाई हेलोजेनिक कलर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? बताओ बच्चों, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? जरूरत नहीं है, बिल्कुल। नाउ कम्स क्वेश्चन कि इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। बेटा ये फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, F2, नाउ दिस इज Br2, नाउ दिस इज Cl2 एंड दिस इज I2, ठीक है। ये कलर बेटा दे रखे हैं, क्वेश्चन आपका ये मैंने ये पूछा कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, एमओटी की बात करना है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, कलर के रीजन समझ में आ गया सभी को? पहले का बेटा कलर कैसा दिख रहा है बताओ, जनरली बोलते हैं पेल येलो कलर फ्लोरीन का, कैसा, पेल येलो कलर, ठीक है, पेल येलो कलर, ठीक है। यस, क्लोरीन के बारे में बच्चों बात करते हैं तो दिख रहा है आपको कैसा, कैसा है, येलोइश ग्रीन, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन को येलोइश ग्रीन, दिस इज येलोइश ग्रीन कलर। बहुत बार इसको बोलते हैं पैरेट, पैरेट कलर भी बोलते हैं, तोता जो होता है ना, यस पैरेट कलर, बिल्कुल पैरेट कलर भी बोलते हैं ना, तोता देखा सभी ने तोते को, यस। ब्रोमीन की बच्चों बात करते हैं, तो ब्रोमीन जनरली बच्चों हम लोग ब्राउन कलर के लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राउन लिक्विड हम लोग जनरली बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्राउन कलर का लिक्विड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आयोडीन, तो आयोडीन बच्चों कैसा, वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर के बारे में हम लोग जनरली से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में आपकी स्टेप, बाकी मैंने आंसर पूछा था तो इट इज डायामैग्नेटिक, ठीक है, आंसर होगा बच्चों डायामैग्नेटिक। नाउ कम्स क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ आंसर। द नॉन मेटल दैट डज नॉट एग्जिस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बच्चों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो नहीं करता है, क्लोरीन तो बच्चों शो करता है। क्लोरीन के सामने जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए तो क्लोरीन बच्चों +1 में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, ऑड नंबर में, है ना। आयोडीन भी चला जाता है, इवन ऑक्सीजन जाता है क्या, ऑक्सीजन भी जाता है। हाँ, अगर अगर सुनो, अगर ऑक्सीजन के सामने ना
मैंने बोला कि कौन सा नहीं जाता है। अगर ऑक्सीजन के सामने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर मैं फ्लोरीन लेके आ जाऊं तो बेटा ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। तो हमारा जो सही बैठेगा वो फ्लोरीन। ठीक है, एसआरपी वैल्यूज आपको पता है, इसकी वजह से फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बिल्कुल सही। नाउ कम्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में करेंगे हम लोग डिस्कशन। यस, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। ईरान, इस बार तो अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, है ना? थोड़ा और प्रयास करो जहां भी गलती हुई है ना। चलो, मार्क्स लाना बेटा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी बात। तो ऑक्सीडेशन, हाँ पढ़ाई कर लेते हैं, आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो बेटा आपको पता है कि हमारे जो हेलोजेंस हैं, ठीक है, हमारे जो हेलोजेंस हैं, इन हेलोजेंस के साथ स्टार्ट कर लेते हैं NH2NP5। बताओ बच्चों, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? NH2NP6 के अंदर। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ना 1 इलेक्ट्रॉन का, तो वी विल कॉल्ड कि बेटा हेलोजन जो होगा ना वो हैलाइड आयन देखने को मिलेगा। परफेक्ट। और यहां से मिलेगा बच्चों आयोनिक बॉन्ड। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा बच्चों, कोई भी एटम, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकता है या फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे हम लोग भी बहुत बार कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं चीजों का, हम बहुत बार चीजों को शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफर और शेयरिंग के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। स्टेबिलिटी गेन करते से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, नॉलेज को मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, ये कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि दिमाग पर लगा लोगे और यहाँ से निकल के आपके दिमाग में पहुंच जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है, देखो हेलोजन क्या कर सकता है भाई साहब, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले ले तो सीधा बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। 1 पूरी तरीके से ले लिया है तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ से आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी डेवलप होगी। लेकिन अगर बेटा यहीं पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड होंगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और 1 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों होगा अनपेयर्ड। अगर यही हेलोजन बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से शेयर करता है, मतलब किसी से कहता है भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन मुझे मेरे साथ शेयरिंग कर लो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करूंगा, आपका भी ऑक्टेट पूरा करूंगा, आपका भी डुप्लेट पूरा करूंगा, आपको भी स्टेबिलिटी डिफाइन करूंगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो जब बेटा शेयरिंग होगी तो वहां से बनेगा कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 चीजें हैं, सभी को बात क्लियर है यहाँ तक? ये 2 चीजें हैं, एक तो शेयरिंग, एक आपका ट्रांसफर। तो हेलोजन 2 काम यहाँ पे कर सकता है। अब ये दोनों काम में से मुझे बताओ, क्या हेलोजन कभी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, रिलीज कर सकता है? हाँ कर सकता है, वो नीचे वाला आयोडीन, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन बच्चों हेलोजेंस की अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने का मतलब बेटा यहाँ पे समझ लो कि मैं बताना चाहूंगा, एक्सेप्ट का मतलब शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट या फिर आपका कंप्लीट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट। तो हम लोग बच्चों बात करते हैं पहले कि जो हेलोजेंस, जिन हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उनके साथ कहानी पे बात करते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताओ बच्चों, क्या वो -1 चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या +1 चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस तरीके से क्या डिफाइन करेंगे बताओ मुझे। ओके, मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई हेलोजन कंबाइन करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे ये एक हेलोजन है ना, और ये हेलोजन बच्चों कंबाइन किया है किसी एक ऐसे एटम के साथ, किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से कम है, तो मुझे बताओ हेलोजन पे चार्ज क्या डेवलप होगा बच्चों? बताओ जरा। हेलोजन पे चार्ज, बिकॉज हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छी रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, है ना। और विड्रॉ करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है बच्चों वो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, तो शेयरिंग करेगा या बच्चों पूरी तरीके से डोनेट करेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि शेयरिंग इज केयरिंग ऑलवेज। समझ में आ गया? तो जो शेयरिंग इज केयरिंग करता है कौन, कार्बन।
तो कार्बन ने अपनी पूरी केमिस्ट्री बनानी जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शेयरिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और अगर यहीं पे शेयरिंग नहीं करता, कार्बन कंप्लीट ट्रांसफर करता, तो बच्चों क्या करता है, वो शेयरिंग इज केयरिंग नहीं हो पाता है ना। तो कंप्लीट ट्रांसफर से कंपाउंड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी नहीं होती हैं। इसलिए आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बियॉन्ड द लिमिट होती हैं। इसलिए बनी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। समझ में आ गया पूरा? यस। तो यहाँ से बच्चों हेलोजन क्या करेगा, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और शेयरिंग करने के साथ यहाँ बच्चों दिखाई देगा -1 चार्ज, बिकॉज इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, चार्जेस पे -1। अब मैं उल्टा बोलूं कि बेटा हेलोजन अटैच है किसी ऐसे एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगी तो चार्ज बताओ कैसा आएगा हेलोजन के पास, भाई कैसा आएगा चार्ज, +1 है। बिल्कुल सही, +1 चार्ज आपको देखने को मिलेगा। जैसे बच्चों आते हैं एग्जांपल फ्लोरीन, फ्लोरीन की बात करते हैं पहले। तो फ्लोरीन जो आपका एटम है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बेटा वो कभी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है क्या, क्या कभी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है? नहीं। तो फ्लोरीन जो होगा वो हमेशा -1 की स्टेट में ही रहेगा। ये ऑलवेज फिक्स है, ठीक है, ऑलवेज फिक्स है, ठीक है, हमारे सिलेबस के रिस्पेक्ट में। बाकी बियॉन्ड दी सिलेबस जाओगे तो मैं फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा, मैं बताने को बताऊं आपको बहुत सारी चीजें फ्लोरीन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा क्लोरीन के बारे में, मैं बात करूंगा ब्रोमीन के बारे में, मैं बात करूंगा बच्चों आयोडीन के बारे में। तो इनके ऊपर करते हैं डिस्कशन। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या ऑलवेज -1 शो करेंगे जैसे फ्लोरीन शो करता है, या आपके पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे? तो बच्चों आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो आपके ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। लेकिन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के पीछे रीजन ये है प्रमोशन ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक्साइटेशन हो जाए और प्रमोशन हो जाए, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वहां पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। जहां बच्चों पहला आता है आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और आता है +5 ऑक्सीडेशन नंबर, और आता है बच्चों +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब बेटा आपको पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रुप नंबर। तो -1 से +7 तक ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, इंक्लूडिंग -1 एंड +7। दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, दूसरी बच्चों में बात करेंगे कि यहाँ पे हेलोजन में फ्लोरीन को छोड़ दो, उसकी कहानी अलग है। अब मैं बात करूंगा कि फ्लोरीन को छोड़ने के बाद बाकी अगर आप देखो तो जो हमारे बच्चों एलिमेंट्स ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन क्या होगा, तो इसका NS हो गया। बेटा फ्लोरीन को छोड़ देना, यहाँ पे क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रोमीन के बारे में बात कर रहे हैं, आयोडीन के बारे में बात कर रहे हैं। NS के पास बच्चों के इलेक्ट्रॉन से मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन की। NS के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। NP के साथ बच्चों बात करेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ये NP। और आपको पता है फ्लोरीन के पास तो D होता नहीं है, फ्लोरीन के पास D स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से ND होगा। और इस तरीके से आपके 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हो गए हैं। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा कि दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस अदर देन फ्लोरीन। समझ में आ रहा है? NH2NP5। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, बताओ बच्चों जल्दी से, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, बताओ बच्चों। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। समझ में आ रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो बच्चों या तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 होगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 होगा। वो डिपेंड करेगा कि इस एटम क्लोरीन के साथ अटैच कौन है, क्लोरीन के साथ अटैच कौन है। अगर क्लोरीन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच होगा तो इसके पास चार्ज बच्चों -1 डिफाइन होगा। अगर इस क्लोरीन के साथ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो इसके पास +1 चार्ज आपका दिखाई देगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं बच्चों कि दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं करूंगा एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर फर्स्ट में एक्साइटेशन करूंगा तो मुझे बताओ यहाँ से क्या होगा कि भाई NS के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, NP के पास कहानी बदल जाएगी। NP में से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलेगा और वो कहां जंप करेगा पेयर्ड वाला, ND के अंदर। तो यहाँ से आपका ये 1 2 3 4 और ND के अंदर पहुंच गया है यहाँ से आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अनपेयर्ड है। एक्चुअली पता है यहाँ पे क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला था NH2NP5, तो ये बन चुका है NH2NP4 और ND1। समझ में आ गया सभी को? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो 1 2 3। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखेगा। मैं बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, समझ में पूरा पूरा आ रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताना मुझे
मैंने फर्स्ट कर दिया है। अब मैं बात करूं बच्चों सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, तो मुझे बताओ वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होने वाले हैं, जल्दी से बताओ मुझे आंसर। भाई ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, यस 5, चेक कर लो 1 2 3 4, एक यहां पहुंचेगा 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड का मतलब +5 ऑक्सीडेशन नंबर, सभी को समझ में आ रहा है। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP4 ND2 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करूं मैं थर्ड एक्साइटेशन स्टेट के ऊपर, कि थर्ड अगर मैं कराता हूं एक्साइटेशन स्टेट, तो मुझे बताओ यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। आंसर समझ में आ रहा होगा, कितने बड़ा 7, ये भी निकलेगा, ये भाई साहब यहाँ पहुंचेंगे, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, NS1 हो जाएगा, NS1 NP3 और ND3, 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, तो +7 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई, बताओ जरा, क्लियर है यहाँ तक, एक्साइटेशन क्लियर है। फ्लोरीन का एक्साइटेशन हो सकता है, नहीं, उसके पास तो डी होता ही नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीन बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बताओ जरा। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, हमें बच्चों बात करता हूं यहाँ पे ब्रोमीन का, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p6 मिलेगा और 3d10 होगा। ब्रोमीन के साथ बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन। आपको पता है ब्रोमीन में, ब्रोमीन के साथ बच्चों क्या कहानी होने वाली है, आप जरा बताना मुझे कि ब्रोमीन, देखो पहला तो एलिमेंट फ्लोरीन, ये बेटा सेकेंड पीरियड, नेक्स्ट इज क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड, है ना, ब्रोमीन ये आपका फोर्थ पीरियड। तो अभी तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है दिस इज पेनल्टीमेट शेल, है ना, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, 4s2 आएगा, 4p5 आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ब्रोमीन के साथ बच्चों क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे 3d प्रेजेंट, जब 3d मैं बेटा कंपेयर कराना चाह रहा हूँ क्लोरीन के साथ, भाई क्लोरीन का बच्चों, क्लोरीन के साथ बच्चों 3d होता है, बट वो 3d 0 होता है, ठीक है, और 3d के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, भाई इसके पहले होता है ना 3s2 और 3p5, यही होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब मुझे बताना, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ब्रोमीन क्लोरीन दोनों में से कहाँ पे स्क्रीनिंग वीक हो गई। स्क्रीनिंग समझ में आता है, प्रोटेक्शन पावर मैंने बता चुका हूँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह के बारे में, तो मुझे क्लोरीन में, बताओ, हाँ किसके पास ज्यादा होगी स्क्रीनिंग, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, ब्रोमीन में ब्रोमीन में कम या ज्यादा, सिग्निफिकेंट कम होगा, कम होगा। वीक होगा, राइट। यस, स्क्रीनिंग वीक क्यों होगी, बिकॉज डी और बट इनर्ट पेयर यस इफेक्ट। क्योंकि ये 4s ये सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पहले 3d है, और 3d मैंने बताया था बच्चों बहुत बड़ा साइज का है। आप वो कहानी याद करो, खेल देखने जा रहे थे, आगे भीड़ नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, साइज विल डिक्रीज, या साइज छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा बच्चों मैं बोलूं पुअर स्क्रीनिंग कहाँ पे है, बिकॉज यहाँ पे आपका डी ऑर्डर साइंस से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, मुझे बताओ, थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब आपको मैं पुअर स्क्रीनिंग के बारे में बात करूं, तो पुअर स्क्रीनिंग बच्चों होगी ब्रोमीन के साथ। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बिकॉज वहां पे क्या दिख रहा है, वहां पे 3d दिख रहा है अंदर, यस इनर सेल्स के पेनिट्रेट के अंदर, और यहाँ पे 3d आपका सबसे लास्ट में 3d 0, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ब्रोमीन और क्लोरीन में से आपका जो पुअर, जो आपका जो वीकली जो स्क्रीनिंग होगी वो आपकी होगी ब्रोमीन के साथ, बिकॉज वहां पे प्रेजेंट है आपका 3d। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, पुअर स्क्रीनिंग का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इज हायर देन इन क्लोरीन। एक वर्ड फिर से लाइन यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इज हायर देन इन क्लोरीन। बताओ बच्चों क्यों, क्योंकि ये क्लोज हो जाएंगे ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन में तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी एक्साइटेशन के लिए, जल्दी से बताओ मुझे, ज्यादा एनर्जी कहाँ पे देनी पड़ेगी ब्रोमीन के लिए, हाँ हाँ, क्लोरीन के लिए, अरे बेटा ओम क्लोरीन के लिए क्यों, ब्रोमीन के लिए देनी पड़ेगी ना। स्किनिंग किसकी पुअर है मुझे बताओ, बिकली स्किनिंग किसकी, मैंने बताया अभी ब्रोमीन की है ना। जब स्किनिंग उसकी पुअर है तो इलेक्ट्रॉन्स काफी क्लोज हो जाएंगे ना। तो ऐसा ये मैथमेटिकल टर्म है, उसको मैं एक्सप्लेन पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ थ्योरी के बेस पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी वीकली स्किनिंग का मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इज हायर देन इन क्लोरीन। तो ब्रोमीन कभी भी +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ब्रोमीन दैट्स व्हाई +7 ऑक्सीडेशन नंबर में कभी आपको नहीं दिखाई देगा।
क्या बात क्लियर हुई? बताओ जल्दी से, क्या बात क्लियर हुई? ब्रोमीन ने क्यों नहीं किया +7? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए हैं और क्लोरीन करेगा। ये बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। तो इसका मतलब ब्रोमीन कौन कौन से शो करेगा? +4 करेगा, +6 भी करता है, +3 भी करता है, +5 भी करेगा। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। लेकिन मैं और कहानी बताऊंगा कि ये +7 वगैरह इसके ऑक्सी एसिड्स वगैरह वहां पे शो करता है। चलो एक बात ये समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। तो मैं बेटा लेता हूँ यहाँ पे एक तरफ फ्लोरीन, मैंने यहाँ पे लिया है क्लोरीन। नाउ दिस इज, मैं एटम को लेके ही बात कर रहा हूँ क्योंकि पर ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन फॉर पर एटम। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन, नेक्स्ट है आयोडीन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा लिखा है मैंने पहले -1। तो मुझे बताओ फ्लोरीन में -1 कौन कौन से मिल सकते हैं? एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। NaF, सोडियम फ्लोराइड। और बताओ बच्चों, और कौन सा लूं यहाँ पे फ्लोरीन -1 में हो? OF2 क्वेश्चन आ चुका है OF2 के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों ClF3। ठीक है, हर -1 दिखते हैं ना हर जगह। नेक्स्ट बताओ बच्चों इसके साथ IF5। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। इन कंपाउंड के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ये मैंने आपको फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे -1 को शो कर रहे हैं। अब आते हैं बच्चों क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन में -1 शो करने वाले एग्जाम्पल दो जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल दो बेटा। NaCl, NaCl। और बताओ मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड, या सारे के सारे शॉर्ट लिख लो यार। ठीक है, AgCl, ये सब पता है आपको। नेक्स्ट इज HCl, बिल्कुल है ना, और भी आप लिख सकते हो। ब्रोमीन के बारे में पता है, NaBr हो गया, CaBr2 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, AgBr हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, आयोडीन में भी आपको मिल जाएंगे, सोडियम आयोडाइड वगैरह है, ये सारे के सारे। जैसे आपका CaI2 है, वो सारे। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे -1 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। अब मुझे बताना +1 शो कौन नहीं करता है? +1 Fluorine. ऑक्सीडेशन नंबर शो कौन नहीं करता है? फ्लोरीन शो नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे शो करते हैं। एग्जांपल बताओ जरा। Cl में HCl हो, पढ़ाया मैंने आपको, बिल्कुल। Cl2O, ये कंपाउंड पूछे गए हैं, तो यही कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना बच्चों कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ClF3। नेक्स्ट ClF3 मिलेगा? नहीं, ये तो आपका +3 में चला जाएगा, राइट? यस, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसके बाद अच्छा मुझे बताओ जरा नेक्स्ट, ब्रोमीन के साथ क्या कहानी होगी? ब्रोमीन में आप लिख सकते हो HBRO। ठीक है, और क्या Br2O लिख सकते हो। हाँ, वही एग्जांपल है, इस तरीके से आप वही सेम फॉलो करते जाओ। आयोडीन के साथ बच्चों क्या मिलेगा? बताओ मुझे। +1 में आयोडीन में I2O थोड़ी नहीं बनाता है, ICl। ठीक, ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट HIO हो गया, ये भी सी एग्जांपल होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग +3 की तरफ। +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या फ्लोरीन शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। कौन कौन शो करेगा? क्लोरीन शो करेगा। तो ClF3 है, कुछ इंपॉर्टेंट इससे एग्जांपल। जैसे बच्चों नेक्स्ट में बात करूं तो HClO2 हो गया, ये भी सी एग्जांपल होता है। ठीक है, फ्लोरीन के ब्रोमीन के साथ बात करेंगे तो बेटा Brf3, ये एक पॉपुलर कंपाउंड है इसके साथ। आयोडीन के साथ बात करूं तो ICl3 हो गया, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब आते हैं जरा यहाँ पे +4 की तरफ। तो +4 कभी ब्रोमीन शो नहीं करता है। ठीक है, आपका क्लोरीन शो करेगा कहाँ पे? ClO2 हो गया, है ना, +4 शो करने के लिए। इसमें आपका BrO2 हो गया। इस तरीके से यहाँ बात करेंगे तो बेटा बताओ मुझे आइस क्या होगा? ICl3 का तो आपका यहाँ पे +3 हो गया, तो मैं क्या लूँ? I2O4। यस, इट इज सॉलिड I2O4। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, है ना, +4 को लेके। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में बात करूँ सपोज +5 को लेके। ठीक है, तो वही फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आपका आयोडीन। मैं बात करूं बच्चों +5, तो फ्लोरीन कभी भी +5 शो नहीं करेगा। क्लोरीन के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है HClO3, ये +5 शो करता है। नेक्स्ट ब्रोमीन के बारे में तो वही HBrO3। ठीक है, कुछ ऑक्सिजन एसिड्स ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी आपके +5 के लिए BrF5 लिख लो, वो भी इसी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आयोडीन के साथ चलेंगे तो बेटा आयोडीन में +5 शो करने वाले कौन से? यस, HiO3, इसके बारे में पता है HiO3 है। या फिर आपका क्या करें, IF5 कर लें। यस, ये भी एग्जांपल हो सकता है, IF5 हो गया। अब आते हैं +6 में। तो +6 को कौन कौन नहीं करते हैं, जल्दी से बताओ। +6 को कौन कौन नहीं करते हैं कंपाउंड? ये तो देखो फ्लोरीन तो नहीं करने वाला,
Cl तो करता है, Cl कहाँ पे करता है, एग्जांपल दो, Cl2O6, Cl2O6 एक ही कंपाउंड होता है, अनस्टेबल होता है। ब्रोमीन के बारे में बात करें तो Br O3 शो करता है, बिल्कुल यहाँ +6, लेकिन आयोडीन आपका +6 में नहीं मिलता है। ये दोनों को ध्यान रखना है कि +6 में फ्लोरीन एंड आपका आयोडीन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे +7, जो लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। +7 की बात करें तो फ्लोरीन बिल्कुल शो नहीं करेगा, ये करता है आपका HClO4, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो बिल्कुल भी ब्रोमीन शो नहीं करेगा। लास्ट आपका आयोडीन की बारे में बात करें तो HiO4 पढ़ा है आप लोगों ने, HiO4 है, या फिर आपका IF7 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। इस तरीके से तो ये मैंने कुछ बताया आपको यहाँ पे कि हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कौन कौन से कंपाउंड किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यस, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है, बताओ जरा। अब आते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी। क्वेश्चंस अंदर से आते हैं, जैसा कल आप लोगों की सेमिनार्स हुई है, उस वेबिनार्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके सीनियर्स ने बताया है कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, लेकिन वहाँ पे इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म नहीं बताया गया है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है। और रिएक्शंस को डेप्थ में समझो और रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। रिएक्शन को समझने की जरूरत है, वही आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, ठीक। चलो, यस चलो, यहाँ पे हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं जरा एक बार। यस बच्चों, ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन के बारे में मैंने बात करी, ये आपका -1 है। क्लोरीन बच्चों देखो सारी के सारी शो कर रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यस, अच्छा, -1 कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को बेटा वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। यस, ट्रांसफर में। अब यहाँ आ जाओ, हेलोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट अदर देन फ्लोरीन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टेट या भी डिस्कस मैंने करी है, सेकेंड के अंदर ये डिस्कशन किया है, थर्ड के अंदर यही डिस्कसन सेम किया है। जिसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ बताए गए हैं कि आपका +1, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 अनपेयर्ड है, तो उसके साथ एग्जांपल आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन, हाँ +1 दिख रहा है ना यहाँ पे, +1 देखो, ये भी देखे, मैंने बताया था ना कि +1 मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो +1 भी शो करता है, -1 भी शो कर सकता है, मैंने बताया था। +1 देखो आपको यहाँ से मिल रहा है, राइट, दिखाई दे रहा है बच्चों, ओके। अब इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे Cl2O3 यहाँ पे +3 शो कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, एग्जांपल दिया गया है सिर्फ, है ना, कि +3 शो करने वाले कंपाउंड कौन से हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखो, यहाँ से 1 to 5 इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, देख सकते हो, 2 into x + 5 into -10, तो इधर +10 आ जाएगा, ये कैंसिल तो 5 मिल जाएगा सीधा, है ना। लास्ट में देखो क्या है आपका यहाँ पे, कितने 1 2 3 4 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो 7 आपको यहाँ से Cl2O7 से मिलेगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अब बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है छोटा सा, देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्लोरीन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट while iodine exhibits oxidation state like this, ठीक है। दिस इज ड्यू टू, ये ऐसा क्यों करता है, व्हाट इज द आंसर। आंसर बच्चों क्लियर है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी गैस वगैरह का ऐसा कोई आंसर। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन आयोडीन, यस, एक्साइटेशन होगा बिल्कुल। नॉन अवेलेबिलिटी वाला कहानी खत्म कर दो, नन ऑफ एबव, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको यहाँ दिया है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कैन नॉट एक्सिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर हैलोजेंस having the d orbitals therefore can expand their octet and show different higher oxidation state also, ठीक है। यस, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यस ये हो चुका है ऑलरेडी, डिस्कस मैंने किया है। मैंने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी बच्चों ऑफलाइन सेशन के अंदर, वो सीरीज पूरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उस सीरीज के अंदर मैंने आपको डिस्कशन किया था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड रेडॉक्स में, हाँ मैंने रेडॉक्स नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपको पूरा पार्ट पढ़ाया था, मैकेनिज्म वाला सेक्शन। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही सीक्वेंस आया था कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करता है। मैंने हेडिंग लगवाई थी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ये आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। उसी के ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। तो वही फ्लोरीन, ठीक है, वही क्लोरीन, नेक्स्ट इज ब्रोमीन, नेक्स्ट इज आयोडीन, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ निरांत से। निरांत बेटा बताओ जरा एक बार, आंसर करो पूरा कि यहाँ पे फ्लोरीन के साथ अगर मैं Cl2 लेके आता हूँ क्या आंसर बनेगा, बताओ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन हमारा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा, ये सिर्फ इतना कर सकता है
कि खुद रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन से नीचे वाले जितने भी आपके एलिमेंट हैं अगर उनके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए, लेकिन वहां पे आपके नीचे वाले जो बेटा है आपके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ये हैलाइड की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब एक्स माइनस की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे यहाँ समझो आप इस जगह ये देखो F2 प्लस 2x माइनस, तो यहाँ से x माइनस क्या क्या बच्चों हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज इन कंपैरिजन टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन बच्चों क्या हो सकते हैं, रिड्यूस, ठीक है, और बाकी सब लोग ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो आंसर समझ में आ गया, F2 बेटा जीरो था तो जीरो से कहाँ चला गया, -1 की स्टेट में चला गया, हो गया ना रिड्यूस। और हेलोजन बच्चों यहाँ पे थे, बाकी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड अगर आप ले सकते हो तो ये आपके -1 की स्टेट में, तो यहाँ पे मिल गया आपको जीरो, तो -1 से जीरो ऑक्सीडेशन, और F2 यहाँ पे जीरो था, जीरो से -1 आपका रिडक्शन, समझ में आ गया। ऐसे में बोलूं कि Cl2 प्लस 2x माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस में क्या क्या ले सकता हूँ बच्चों, ब्रोमीन या मैं आयोडीन, उससे नीचे वाले ये वाले, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन। अगर मैंने ब्रोमीन लेना है बच्चों तो फिर आयोडीन लेना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया, ब्रोमीन के साथ आयोडीन, तो I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2 एंड Br2 कन्वर्ट इनटू Br माइनस, समझ में आ रहा है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी है। अब मैं ये वाला पूछूं आपसे, जरा बताना, Br2 प्लस NaCl, क्या ये रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी बच्चों, एक बार जल्दी आंसर करो। ब्रोमीन बच्चों, ब्रोमीन से ऊपर क्लोरीन है ना, और क्लोरीन यहाँ पे क्या है जल्दी से बताओ मुझे, -1 की स्टेट में, ब्रोमीन बच्चों क्या है, 0 की स्टेट में है, तो ब्रोमीन तो नीचे है, क्या ब्रोमीन यहाँ पे रिड्यूस, अब रिएक्शन को लिख लो, मैंने बताया था रिएक्शन को लिख लो जरा, NaBr सब कुछ बना लो प्लस Cl2 बना लो Cl माइनस से, क्या पॉसिबल है भाई। जो क्लोरीन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन के लिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो भाई साहब Cl माइनस ना, ऑलरेडी यहाँ पे Cl माइनस से वो जीरो में जा सकता है क्या, नहीं ना, कि क्लोरीन तो ब्रोमीन के कंपैरिजन में थ्योरी हमारी यही कहती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यही कहती है, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा यही कहता है कि क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्लोरीन रिडक्शन को पसंद करेगा ब्रोमीन के सामने, आ गया समझ में, क्लियर है, इसने तो ऑक्सीडेशन किया तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्या फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल होगी बताओ मुझे, क्लोरीन गया है 0 से -1 में, यस बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने ये पूछा है, ये वैल्यूज बेटा पहले हो चुकी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिस्कस मैंने कर रखी है पहले आपको, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज के बारे में रीजन भी बताया था, पूरी आपको मैकेनिज्म बताया था उसके ऊपर, कौन कौन सी एनर्जीज वर्क करती है, यस। तो देखो बच्चों Cl2 के साथ NaBr, तो NaBr ब्रोमीन यहाँ से माइनस में है, तो ब्रोमीन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज क्लोरीन कैसे वर्क करता है ब्रोमीन Br माइनस के सामने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, मतलब रिडक्शन को पसंद करेगा, तो Cl यहाँ पे 0 पे है, यहाँ Cl -1 में है, बिल्कुल हमारा आंसर बच्चों प्रोसीड करेगा। समझ में आ गया सभी को, ये पहले वाला सेक्शन था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड्स, बताओ जल्दी से आंसर, इजी है बच्चों, रिड्यूसिंग पावर पूछी है, रिड्यूसिंग पावर का सीक्वेंस बताना है, बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए, कितने बच्चों ने आंसर किए, सी ऑप्शन, परफेक्ट। रिड्यूसिंग पावर पूछी है इसने, यार बिल्कुल अभी तो पढ़ाया था रिड्यूसिंग पावर, हो गया आंसर, I माइनस सबसे ज्यादा, Br माइनस सबसे कम आपका Cl माइनस, क्वेश्चंस किए हैं क्लास में, आठवणीनं करा काय, नाही तर मला येईल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से पढ़ो, concentrated sulfuric acid on reaction with NaCl, NaBr, NaI produce HCl, आपका bromine and iodine respectively. What order of oxidizing ability, ठीक है, of halogen with reference to sulfuric acid can be stabilized on the basis of this reaction. मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, मैं आपको टाइम देता, प्लीज एक्सप्लेन करो एक बार। सर H2SO4 Cl2 को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, वाई, सर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl मतलब Cl क्या बोलते हो, Cl रिड्यूसिंग एजेंट तरीके से वर्क करेगा सर। अच्छा सल्फर के लिए H2SO4 में हाँ सल्फेट, सल्फेट लिखाया था मैंने, बिल्कुल सही है, अपने सल्फेट के बारे में लिखाया था, मैं सल्फेट के बारे में लिखाया था मैंने सीरीज में, मैंने ब्रोमीन के बारे में लिखाया था, मैंने आयोडीन के बारे में लिखाया था, मैंने फ्लोरीन के बारे में लिखाया था, सब कुछ लिखाया था पूरा का पूरा सीक्वेंस, ठीक है बिल्कुल।
आपने उनको से बोला है क्लोरीन, देन आपका सल्फेट आ जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, क्योंकि रिएक्शंस यहाँ पे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, उसने सिर्फ यही पूछा है ना कि ऊपर रिएक्शंस आपको कराएगी कि भाई वहां पे आंसर ये बन रहा है। पहले वाले में क्या होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड करेगा NaCl के साथ तो सर यहाँ से बन जाएगा HCl, तो जो यहाँ पे जो Cl -1 में है और बना है HCl तो वो भी -1, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब H2SO4 इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज Cl-, वो से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में बना रहेगा, आपको देखना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैं यूज कर रहा हूँ NaBr, तो बेटा वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ब्रोमीन के अंदर, मतलब ब्रोमीन मतलब बेटा Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर NaBr के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो क्या कर रहा है, ब्रोमीन Br2 में, तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है -1 में, यहाँ पे 0 में, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक। ओके, नीचे लिखा भी गया है, देख लो आप ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आयोडीन के साथ बात करी गई है, तो यहाँ पे अगर NaI के साथ रिएक्शन कराई गई है आपके सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बच्चों उसने आयोडीन मतलब यहाँ भी 0, तो उसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इनका जो रिलेशन है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस विद रेफरेंस टू सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, और इस फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान भी रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो, आपको आंसर मिल जाएगा, उसके ऊपर लेक्चर्स भी बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस व्हिच लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ KBr, बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। नीचे लिखा है ना Cl2 लिखा है, I2 लिखा है, SO2 लिखा है, HI लिखा है, बताओ जरा। द गैस व्हिच लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ KBr, बताओ बच्चों। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, ठीक है, the fluorine is a strong oxidizing agent than chlorine. Why? क्यों है, बताओ मुझे, चलो संदेश आप बताओ, पर है क्या। तो यहाँ पे जो F2 ने क्या करा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, F2 यहाँ गैस की फेज में है, तो ये F-1 आपके यहाँ पे ये इसमें इजीली कन्वर्ट हो गया है, और कन्वर्ट कैसे हुआ है, 2 फ्लोरीन आपको है, एक F-, दूसरे F-। स्टेप को चाहिए कि भाई फ्लोरीन आपका गैस में है, एटॉमिक में एटम्स में कन्वर्ट कर लो डिसो एनर्जी के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो, 2F- गैस में चला गया। बाकी आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसको अपन ने अभी संदेश में होता है हाइड्रेस एनर्जी, वो आपको यहाँ पे परफेक्टली दिख रही है, बिकॉज फ्लोरीन बहुत छोटा सा है, छोटा सा है तो मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं, तो हाइड्रेस एनर्जी भी आपको डिफाइन होने वाली है, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बस वही बतानी थी। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज किया गया है, आपको बस आंसर करना था हाइड्रेस एनर्जी के ऊपर और डिसो एनर्जी के ऊपर, बिकॉज इसकी एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इससे कम होती है, ठीक है, बस यही था। Next question, which among the following factors is the most important in making fluorine the strong oxidizing halogen? Fluorine the most strong oxidizing halogen, अब बताओ आंसर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कितने बच्चों ने बोला है, यस बिल्कुल डी, मैं जाना चाहूंगा बिल्कुल डी के साथ, बॉन्ड डिसोस, जब तक वो ब्रेक ही नहीं होगा ना, जब तक वो F2 ब्रेक ही नहीं होगा, और F2 तो इजी ब्रेक होगा, बिकॉज पता है रिपल्शन है, बहुत छोटा सा एटम है, रिपल्शन हो जाएगा फटाक से, छोटे एटम्स हैं बहुत क्लोज हैं, तो रिपल्शन होने की वजह से फटाक से ब्रेक हो जाएगा, तो अगली की स्टेप आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी प्रोसीड, तो सबसे परफेक्ट आंसर बनता है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट है बच्चों रिएक्टिविटी, बन सकते हैं। चलो अब देखो, यस, हेलोजन की अगर बात करते हैं तो हेलोजन बच्चों आपका जितने भी नॉन मेटलिक हमारे पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हेलोजन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाई एक्टिविटी क्यों है, अभी आंसर आप लोगों ने दिया, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। मैं पूरे हेलोजेंस की बात करूं तो भाई पूरे हेलोजेंस की एक्टिविटी ज्यादा है, बाकी सारे नॉन मेटल्स है, मैं जनरली बात कर रहा हूं, तो ऐसा क्यों, तो आंसर करना है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। और दूसरा हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एफिनिटी वैल्यूज है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है क्लोरीन वगैरह से, तो उसको भी ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों, N2 और O2, ठीक है, और H2 और X2, इसमें से बताना है, बिकॉज ये सारे के सारे लगभग बेटा ऊपर से बिलोंग कर रहे हैं पीरियड से। क्वेश्चन है कि इन सब में से रिएक्टिविटी किसकी हाई है, तो हम बेटा कैसे चेक करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बस इसी को लगाना है, उसी के बेसिस पे आंसर कर लेना है। N2 के बच्चों N2 ट्रिपल बॉन्ड में होता है, बहुत तगड़ी हाई, जिसमें कितनी बड़ा वैल्यू थी याद करो, 225 समथिंग थी, है ना, किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। O2 के बारे में डबल बॉन्ड होता है तो ये 118 समथिंग होती है, ठीक है, यस, किलो कैलोरी पर मोल। H2 के बारे में बात करते हैं, बहुत कम होती है, 103 होती है समथिंग। X2 के बारे में बात करते हैं, हेलोजेंस के बारे में, दिस इज हेलोजेंस। तो यहाँ बेटा आपकी हेलोजेंस में फर्स्ट बात जो F2 है उसका 35.5, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल, और जाओगे नीचे तो कितनी हो जाएगी 57.2 समथिंग, ठीक है। ये रेंज है आपकी, समझ लो, ये रेंज है। तो हेलोजेंस की एक्टिविटी तो बहुत तगड़ी होने वाली है कि नहीं, बताओ बेटा, इसलिए हेलोजन की एक्टिविटी बहुत तगड़ी है। इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी किलो कैलोरी पर मोल है, इसकी तो बेटा ये रेंज रही है आपकी हेलोजेंस में, बिल्कुल। तो इसलिए इसकी एक्टिविटी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव इन हेलोजेंस, ठीक है, परफेक्ट, सभी क्लियर हो गया है, ओके। वाटर के साथ रिएक्शन बच्चों मैं बता चुका हूं, जरा एक बार आंसर दे रखा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लोरीन नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन होगा या फिर आपका ब्रोमीन होगा, ठीक है बेटा। आयोडीन के लिए ना, आयोडीन के लिए कैटलिस्ट लेना पड़ता है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपने तो वहां पे पढ़ा होगा कि फ्लोरीन अंधेरे में रिएक्शन करता है, डार्क में, फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है, क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ब्रोमीन तो सनलाइट हो ना हो थोड़ी बहुत हीट मिलने का रिएक्शन कर जाता है। आयोडीन को बेटा हीट भी चाहिए और एज वेल एज आपको वहां पे उसे कैटलिस्ट भी चाहिए, तो आयोडीन रिएक्शन परफॉर्म कर देगा, रिएक्टिविटी सीक्वेंस है। तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन लिया है, आपकी सनलाइट मैंने यूज किया तो इसलिए मैंने क्लोरीन ब्रोमीन लिया है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों रिएक्शन आराम से, लेकिन भाई फ्लोरीन अगर सनलाइट के सामने होगा ना, एक्सप्लोजन होगा तगड़ा, मत करना कभी भी, फ्लोरीन के सामने कभी रिएक्शन मत करना, सनलाइट के सामने बहुत तगड़ा रिएक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा आंसर यहाँ से, एक तो HX बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, वही HXO बन जाएगा, HXO, ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने ये पढ़ाया है कुछ बच्चों को, जो बच्चे अभी सी बैच पे पढ़ते हैं। अच्छा, बाकी मैं क्वेश्चन पूछूं वो जरा बताना कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बताओ क्या आंसर मिलेगा। 3 मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्या आंसर बनेगा बताओ जल्दी से। मैंने बताया था ना ओजोन और O2 का डिफरेंस, यहीं से, यहां से क्या बनेगा, ओजोन बनेगा, 6 मोल HF प्लस आपका ओजोन, और यहीं पे अगर मैं 2 मोल ले लेता हूं, 2 मोल F2 प्लस 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनता है, O2 गैस रिलीज होती है, और 4 मोल OHF। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, कंफ्यूजन करता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि आयोडीन के साथ वाटर, I2 प्लस वाटर, क्या आंसर बनेगा बताओ, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, I2 प्लस वाटर, कुछ आंसर बनना चाहिए क्या। नो सर, कैटलिस्ट यूज नहीं किया ना। हाँ, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया, नो रिएक्शन। आयोडीन जनरली रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन करानी है तो बच्चों आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस आपको यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो आयोडीन आपने अगर पढ़ा होगा ना, हेलोजिनेशन पढ़ा होगा बेटा आपने, हेलोजिनेशन पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बच्चों आता है, वहां पे पढ़ते हैं चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो वहां पे बेटा हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म को कि वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर किस तरीके से जो आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो कैसे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। आयोडीन रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक करने, रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज करते हैं, जैसे HIO4 यूज करते हैं, HGO4 यूज करते हैं, HEO यूज करते हैं, बहुत ही तगड़े हम जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम को स्टॉप करने के लिए। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम लोग यहाँ पे हीट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो, टाइम बेटा ओवर हो चुका है, आज हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स को यहीं फिनिश करते हैं।